हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। पिछले वीडियोस में हमने वाउचर्स के बारे में पढ़ा कि कौन सा वाउचर कब यूज़ किया जाता है, किस वाउचर का यूज़ हम किस एंट्री को पास करने के लिए यानी कि किस ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए हम किस वाउचर का यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपने पीछे पढ़ा, जिसमें से अभी हमने 4 वाउचर्स के बारे में पढ़ा है: पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा एंड जनरल। ठीक है, कौन कौन सा वाउचर? पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा एंड जनरल। इन 4 वाउचर्स के बारे में हमने डिटेल वे में सारी चीज़ आपको समझा दी। पहले हमने आपको थ्योरेटिकल समझाया, उसके बाद हमने प्रैक्टिकली आपको एक एक एग्जांपल करके उसमें सिखाया कि उसमें हम कैसे एंट्रीज को पास कर सकते हैं। उसमें और भी वाउचर्स थे, तो अभी हमने उन वाउचर्स के बारे में नहीं पढ़ा है। हम धीरे धीरे उन सभी वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी मेनली हमें इन 4 वाउचर्स को ही समझना है। तो जिन लोगों ने इन 4 वाउचर्स के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने इसको नहीं समझा है, तो पहले उसको समझ ले, फिर ये आगे के टॉपिक्स आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको स्क्रीन पे भी लेकर चलूंगा, तो बताऊंगा कि क्या टॉपिक है और क्या क्या चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि जो आज का जो टॉपिक है हमारा टैली प्राइम का कह लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हम अकाउंटिंग मेंटेन करने का सोचते भी नहीं है। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको समझ में आएगा। जब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली अभी मान के चलिए कि अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जिसमें किसी पार्टी को अगर आप उधार सामान देते हैं या उधार सामान खरीदते हैं या आप क्रेडिट डेज देते हैं, इन सभी चीज़ों से अगर रिलेटेड आप काम करते हैं, तो ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं और यूजफुल आपके लिए यह ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे लेके चलते हैं और समझाते हैं कि आज का टॉपिक क्या है और आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टैली प्राइम में टुडेस एजेंडा जो है वो है पहला, व्हाट इज मेंटेन बिल वाइज अकाउंटिंग। दूसरा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग एंड मेंटेन बिल वाइज अकाउंटिंग। मतलब कि जो आप नॉर्मल अकाउंटिंग जो मेंटेन करते हैं, रिकॉर्डिंग रखते हैं, और जो मेंटेन बिल वाइज अकाउंटिंग हम करते हैं टैली प्राइम में, उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझाएंगे। मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट इन मेंटेन बिल वाइज अकाउंटिंग, इसके बारे में भी समझेंगे। तो मेनली अभी हमारा ये 3 टॉपिक है। इन 3 टॉपिक्स के बारे में अभी अच्छे से इसको समझ लीजिए। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपको हर एक चीज का मैं दूंगा इसमें। ठीक है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि मेंटेन बिल वाइज होता क्या है, तब तक आप इसका यूज कर ही नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए कि आखिरकार इस ऑप्शन का यूज क्यों किया जाता है और इसे क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन कहा जाता है टैली प्राइम में। बेसिकली और भी ऑप्शंस है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक हमारा ऑप्शन है टैली प्राइम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि टैली प्राइम में बिल वाइज डिटेल क्या होता है। देखिए, मेंटेन बिल वाइज बोल लीजिए या बिल वाइज डिटेल बोल लीजिए, दोनों नाम सेम है, दोनों का काम भी सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि टैली प्राइम में बिल वाइज डिटेल ऑप्शन की सहायता से, टैली प्राइम में बिल वाइज डिटेल ऑप्शन की सहायता से हम अपने कस्टमर मतलब सन्ड्री डेटर्स द्वारा मिलने वाले भुगतान मतलब रिसीवेबल अमाउंट और कंपनी द्वारा गुड्स के परचेस किए जाने पर सन्ड्री क्रेडिटर्स को किए जाने वाले भुगतान मतलब पेबल अमाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप टैली में सेल्स, परचेस, रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री करते समय इसे इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि टैली प्राइम में अगर आप बिल वाइज डिटेल जानना चाहते हैं तो जो मैंने ये डेफिनेशन समझाया है इसका मतलब समझ गए होंगे आप।
मतलब क्या है कि टैली प्राइम में अगर आप बिल वाइज डिटेल रखना चाहते हैं, मतलब उसका यूज करना चाहते हैं, तो आप किन किन वाउचर्स में यूज कर सकते हैं इसका? सेल्स, परचेस, रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री करते समय। या तो आप सामान किसी से उधार खरीद रहे हैं, या किसी को सामान उधार बेचते हैं, या फिर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, उन सभी सिनेरियो में आपका क्या यूज होता है? बिल वाइज डिटेल ऑप्शन यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वही अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग मतलब नॉर्मल जो अकाउंटिंग आप करते हैं, जो बही खाता में मतलब रजिस्टर में जो चीज मेंटेन करते हैं, उसमें क्या होता है? तो यहां पढ़िए, लिखा हुआ है बही खाता अकाउंट में जब किसी बिल की पेमेंट करने पर हम उस बिल को पेन से मार्क कर देते हैं, जिससे उस खाते को दोबारा देखने पर हमें पता चलता है कि वर्तमान में उस देनदार से हमें किन बिलों की पेमेंट लेना है। इसी प्रकार की अकाउंटिंग को बनाए रखने के लिए टैली प्राइम में बिल वाइज डिटेल का विकल्प दिया गया है। बिल वाइज डिटेल के लिए लेजर क्रिएट करते समय एक ऑप्शन आता है जिसे यस करने पर उस खाते में की जाने वाली प्रविष्टियों को किसी एक मेथड में या मेथड के जरिए उस एंट्री को एडजस्ट किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हो, ध्यान से समझिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी आया, उसने कहा कि मुझे ये सामान चाहिए, और वो सामान लेकर चला गया, और उसने कहा था आपसे कि मैं आपको ये 5 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। तो उस पार्टी का ना आपने उसमें क्रेडिट डेज लिखा, ना कुछ लिखा, और फिर आपने बस उसका अमाउंट चढ़ा के रख लिया कॉपी में, और उसको मार्क कर दिया कि हाँ मुझे इससे पार्टी से पैसा लेना है। ठीक है, तो अगर आप उसी चीज को अगर मान लीजिए क्रेडिट डेज के साथ भी अगर मान लीजिए कि लिखा भी है आपने, और उसको आप क्या करते हैं? कॉपी पे मेंटेन करते हैं, तो उस कॉपी मैनुअल जो अकाउंटिंग है उसको छोड़ करके अगर आप उसी चीज को टैली प्राइम में करना चाहें, तो अगर टैली प्राइम में आपको इसका यूज करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? बिल वाइज डिटेल ऑप्शन, या कह लीजिए मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन। ठीक है, तो जब पार्टी का लेजर क्रिएट होता है तो उसी समय एक ऑप्शन है जिसको आपको यस रखना, तभी आप ये मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिनको हिंदी में समझ में नहीं आया तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, आप यहां से इसको देख के पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बिल वाइज मेंटेन इन टैली प्राइम। अब अगर आपको बिल वाइज मेंटेन करना है टैली प्राइम में, तो हमें ये कुछ चीजें हैं, अगर ये फुल मतलब आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हाँ मुझे ये सारी चीजें मेंटेन करनी है टैली में, या किसी पार्टी का मुझे ये चीजें मेंटेन करना है, तो आप मेंटेन बिल वाइज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर ये पॉइंट्स आपके रिक्वायरमेंट से फुलफिल होता है, ठीक है, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। कितना मुझे किस पार्टी से पैसा लेना है और कितना मुझे किस पार्टी को पेमेंट करना है, इन सभी का अगर रिकॉर्ड आपको रखना है तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे? बिल वाइज मेंटेन ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्रेडिट पीरियड। अगर किसी पार्टी को आपको क्रेडिट पीरियड देना है कि इतने टाइम के बाद वो मुझे पेमेंट करेगा, तो क्रेडिट पीरियड भी आप वहां से अगर आप फुलफिल करना चाहते हैं वहां पे कि मुझे इस पार्टी को इतने दिन के लिए क्रेडिट पीरियड देना है, ये सारी चीजें अगर आपको फिलअप करनी है तो कौन सा ऑप्शन यूज होगा? बिल वाइज मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर ड्यू बिल्स की ऐसे कितने बिल हैं मतलब मान लीजिए कि किसी पार्टी को आपने क्रेडिट पीरियड दिया था और उस क्रेडिट पीरियड से वो डेट जो है आगे जा चुका है, तो उसको कितना दिन हो गया ओवर ड्यू हुए। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू डेट। नेक्स्ट है ओवर ड्यू बाय डेज कि ऐसे मतलब कितने बिल हैं जो ओवर ड्यू हुए, कितने दिन हो चुके हैं, ये चेक कर सकते हैं। बिल वाइज ब्रेकअप, इसके बाद है एज वाइज, और लास्ट है हमारा पेमेंट रिमाइंडर। ठीक है, अभी इन सभी के एग्जांपल्स मैं दूंगा आगे और आपको समझाऊंगा कि इनका यूज कैसे कर सकते हैं। पहले ऐसे समझ लीजिए, बिल से रिसीवेबल और पेबल का मतलब कितना पैसा हमें किस पार्टी से रिसीव करना और कितना किस पार्टी को पेमेंट करना है, इसका मतलब तो ये हुआ। नेक्स्ट है क्रेडिट पीरियड कि मान लीजिए कि आप सामने वाले व्यक्ति को क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं, ठीक है, और उसका भी आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन यूज होगा? बिल वाइज मेंटेन ऑप्शन का। नेक्स्ट है ड्यू डेट, मतलब कि
किसी पार्टी को आपने सेल किया और उसने कहा कि मुझे 1 मंथ का जो है क्रेडिट पीरियड चाहिए। अगर आपको ये चेक करना है कि उसका ड्यू डेट कब होगा तो वो आप चेक कर पाएंगे इससे। नेक्स्ट है ओवर ड्यू बाय डेज, मतलब हम मान लीजिए कि उसको आपने 1 महीने का दिया था क्रेडिट पीरियड और उस दिन से मान लीजिए कि उसका जो ड्यू डेट था वो पार हो चुका है, तो उसके बाद वो कितना डे ओवर ड्यू हो चुका है ये आप चेक कर पाएंगे मेंटेन बिल वाइज की मदद से। दूसरा है बिल वाइज ब्रेकअप। बिल वाइज ब्रेकअप का मतलब कि बिलों का आप हर एक बिल का क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं कि मेरा पहला बिल जो है वो इतने रुपए का, दूसरा बिल इतने रुपए का, तीसरा बिल इतने रुपए का, और वो भी हर एक का डेट वाइज और क्रेडिट डेज वाइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एज वाइज। एज वाइज का मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एजिंग बाय बिल डेट, एजिंग बाय ड्यू डेट, 2 ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कैटेगरी बना के रखना चाहते हैं कि 30 से 60 दिन वाले में ऐसे कितने बिल हैं जो ड्यू हो चुके हैं, 60 से 90 दिन वाले ऐसे कितने बिल हैं जो ड्यू हो चुके हैं, इस तरीके से अगर आपको रिकॉर्डिंग रखनी है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे आप, एज वाइज। और लास्ट है आपका पेमेंट रिमाइंडर। ऐसे जितने भी पार्टी से जिनका बिल ड्यू हो चुका है लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो आप उन्हें रिमाइंडर भेज सकते हैं, मतलब लेटर लिख करके भेज सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब जब ये चीजें आप मेंटेन रखते हैं तो उन सभी को मेंटेन रखने के लिए आप क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं बिल वाइज मेंटेन में, वो समझ लीजिए। सबसे पहला हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज क्रेडिट डेज, मतलब क्रेडिट डेज हम उसमें कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे फिलअप करते हैं, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। क्रेडिट डेज अकॉर्डिंग टू पार्टी और बिल। मान लीजिए कि मेरा एक पार्टी है राम एंड कंपनी, ठीक है, और पहला बिल जो है उसका मान लीजिए तो उसको मैंने बोला कि वो पहले बिल का जो पेमेंट करेगा वो 1 महीने बाद करेगा, और दूसरा बिल जो है मैंने कहा कि उसके लिए मैंने उसको 1.5 महीने का टाइम दिया। तो हम हर एक बिल के हिसाब से उसको जो है क्रेडिट डेज दे सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस। अब बेसिकली ज्यादातर जो है आपका न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस ही यूज होता है। मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है, न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, न्यू रेफरेंस याद रख लीजिए कि आपका सेल्स में यूज होता है, और अगेंस्ट रेफरेंस जब होता है जब हम पेमेंट या रिसिप्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी को सेल किया, ठीक है, तो सेल क्या होगा, तो किसी न किसी बिल के बदले ही तो पैसा आपको मिलता है। ठीक है, ऐसे फ्री में थोड़ी कोई पैसा देगा आपको। तो अगेंस्ट रेफरेंस कब यूज करेंगे, जब हम रिसिप्ट करेंगे। और वही मान लीजिए कि आपने किसी से उधार सामान खरीदा तो आप उसका पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट वाउचर में क्या यूज होगा, अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू शो ओपनिंग बैलेंस इंक्लूडिंग क्रेडिट डेज। तो ओपनिंग बैलेंस कैसे चढ़ाते हैं क्रेडिट डेज के साथ, ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट। अगर हमने एडवांस में किसी को पेमेंट कर दिया या किसी पार्टी ने हमें पेमेंट दे दिया तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ये भी सीखेंगे। इसके बाद हाउ टू यूज बिल सेटलमेंट। हमारे पास जब हम मान लीजिए कि किसी पार्टी ने हमें पैसा दे दिया ड्यू होने के बाद, तो जब हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में एंट्री को हम चेक कर रहे हैं तो एट द टाइम उसी टाइम रहते हुए हम रिसिप्ट या पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद हाउ टू यूज ऑन अकाउंट। अब ये ऑन अकाउंट का यूज कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इन नॉर्मल अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड दिस टाइप अकाउंटिंग लाइक दिस। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मेंटेन बिल वाइज यूज नहीं कर रहे हैं टैली प्राइम में, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप जनरली ऐसे चढ़ाएंगे कि मोहन एंड कंपनी पहला सेल्स वाउचर में एंट्री हुई है और इसका जो अमाउंट है वो इतना है 10,000 रुपये। दूसरा है मैंने वापस से मोहन एंड कंपनी को सेल किया है और दूसरा जो अमाउंट मैंने सेल किया कितने का सेल किया, 15,000 का। और मोहन एंड कंपनी को वापस से मैंने सेल किया, उसका अमाउंट कितना है, 20,000 का। तो इसका टोटल बैलेंस कितना हुआ है, ऐड कीजिए, 25 और 20, 45। तो इनका जो पूरा बैलेंस बना वो कितना बना, 45।
लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि किस बिल के बदले मुझे कितना रुपया मिला है, तो यहां पे ये कोई नहीं बता पाएगा कि कौन से बिल के बदले मुझे कितना पैसा मिला है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल अकाउंटिंग जो करते हैं उसमें आप इस तरीके से रिकॉर्डिंग रखते हैं, लेकिन वही अगर आप मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन का यूज करते हैं तो आप इस तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं, जिसमें डेट, पार्टी का नाम, वाउचर तो जिस वाउचर में एंट्री होगी वो होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहां पे समझिए, जैसे कि हमारे पास कुछ पार्टी के क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं। अब यहां पे मान के चलते हैं कि आज तारीख है 16/5/2021। ठीक है, एक पार्टी है हमारा मोहन एंड कंपनी, इनको मैंने 1 तारीख चौथा महीना 2021 को क्या करा है, सेल किया है। क्लियर है, और अमाउंट है कितने का, 10,000 का। तो इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा, 10,000। और उनको मैंने 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था। ठीक है, तो उनका ड्यू डेट कब होगा, 1/5/2021। ठीक है ना, तो आज की तारीख हम मान के चल रहे हैं, कितना तारीख है, 16 तारीख 5वां महीना 2021। तो जब मैंने इनको 1 तारीख को सेल किया, 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है, तो इनका 1/5 को क्या हो जाएगा, बिल ड्यू हो जाएगा, मतलब 1/5 को इनको पेमेंट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने अभी पेमेंट नहीं किया, तो ओवर ड्यू कितना हो गया इनका, 15 दिन। और बिल नंबर कितना है, 101। समझ में आया। इसी प्रकार मैंने एक और इनको सेल किया है 11/4/2021 को, मोहन एंड कंपनी को, कितने का, 15,000 का। तो इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, 10,000 ये और 15,000 ये, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 25,000। और इसमें भी इनको कितने, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया है। ठीक है, तो ड्यू डेट इनका कब होगा, 11/5 को, जबकि इन्होंने भी इस तारीख को भी पेमेंट नहीं किया है। तो इनका क्रेडिट जो ओवर ड्यू हो गया, कितना हो गया, 5 दिन। ठीक है, और इनका बिल नंबर है 102। ठीक उसी प्रकार मैंने एक और सेल किया इनको 21 तारीख चौथा महीना 2021 में, और मोहन एंड कंपनी को ही सेल किया है कितने का, 20,000 का। तो क्लोजिंग बैलेंस इनका कितना हो गया, 45,000। ठीक है, तो यहां पे इनको जो क्रेडिट पीरियड दिया गया इसमें भी कितना दिया गया, 1 मंथ। और इस हिसाब से 21/5 को ये पेमेंट करेंगे इस बिल का, 20,000 का। ठीक है, तो इनका भी ओवर ड्यू हुए 0 दिन है, क्योंकि अभी तो टाइम इनके पास बचा हुआ है ना। आज की तारीख कितनी है, 16 तारीख। ठीक है, और इनका बिल ड्यू कब होगा, 21/5 को, है ना। तो अभी इनके पास 5 दिन बचा हुआ है। क्लियर है। तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि मोहन एंड कंपनी से अभी हमारा कितने का हक बनता है कि मैं उनसे किन बिलों के बदले पैसा ले सकता हूं, सोच के बताइए। तो अभी आपके माइंड में आया होगा कि सर अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे हम 45,000 रुपए उससे ले सकते हैं, लेकिन नहीं। जरा ध्यान से देखिए, तो आपके सामने पहला बिल है 1/4/2021। तो इनका बिल ड्यू कब हो गए, 1/5/2021 का, और आज का डेट कितना है, 16/5/2021। तो 1/4 को मैंने सामान बेचा था, तो 1 महीने यहां से लिया जाए तो 1 महीना कितना होगा, 1/5/2021। और जबकि आज तारीख कितना है, 16/5/2021। तो इनको ओवर ड्यू बिल कितना दिन हो चुका है, 15 दिन। ये बिल ड्यू हो चुका है, तो पहला पेमेंट किसका आएगा, बिल नंबर 101 का, और इसका अमाउंट कितना है, 10,000। क्लियर हुआ। दूसरा, इनको 11/4 को आपने सेल किया था कितने का, 15,000 का। ठीक है, और इनको क्रेडिट पीरियड कितना दिया गया है, 1 महीने का। तो इनका इस हिसाब से बिल ड्यू कब होगा, 11/5/2021 को, और जबकि आज 16 तारीख है, मतलब इनको ओवर ड्यू बिल हुए कितना दिन हो गया है, 5 दिन, है ना। तो ये 5 दिन ओवर ड्यू हुए हो चुका है, तो इनका 10 और 15 कितना हो गया, 25,000। तो इनसे बिल लेने का हक मेरा कितना है, 25,000 का, ना कि 45,000 का। अब पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि लास्ट वाला जो बिल है जरा ध्यान से देखिए, 21/4/2021 को मैंने सेल किया है, मतलब 21 अप्रैल 2021 को मैंने इनको सेल किया है कितने का, 20,000 का। समझ में आ रहा है। और इसमें भी क्रेडिट पीरियड कितना दिएगा, 1 महीने के लिए। तो जब 1 महीने के लिए क्रेडिट पीरियड दिया गया है तो 21/5 को इनका महीना लगेगा ना, मतलब बिल ड्यू होगा। और जबकि आज तारीख कितनी है, 16 तारीख, तो 21 तारीख से पीछे है ना, 5 दिन अभी इनको टाइम है अभी इसमें बिल ड्यू होने में।
तो मेरा जो हक बनता है वो सिर्फ कितने का बनता है? 25,000 का, क्योंकि सामने वाली पार्टी बोलेगी अभी थर्ड बिल ड्यू कहाँ हुआ है, अभी तो इसमें 5 दिन बाकी है, तो वो सिर्फ कितने का बिल दे सकता है अभी? वो 25,000। आप जो सामने वाले व्यक्ति से जो पैसे लेने के लिए लायबल है वो कितना? 25,000, ना कि 45,000। वही अगर आप नॉर्मल अकाउंटिंग में देखेंगे तो इसमें कोई भी चीज मेंटेन नहीं है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि किस बिल के अगेंस्ट आपने ये 10,000 रुपये लिए या 15,000 रुपये लिए या 20,000 रुपये लिए हैं, तो आप यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। लेकिन वही अगर मेंटेन बिल वाइज रिकॉर्डिंग रखते हैं तो ये सारी चीजें आपको रिकॉर्ड पता रहती है कि कौन से बिल के अगेंस्ट हम पैसा रिसीव कर चुके हैं और कौन से बिल के अगेंस्ट रिसीव पैसा नहीं हुआ है, और कौन से ऐसे बिल हैं जो ड्यू हो चुके हैं बट उनका पैसा नहीं आया और कितना दिन ओवर ड्यू हुए हो चुका है। ये सारे रिपोर्ट्स आप देख पाएंगे मेंटेन बिल वाइज में। लेकिन जो नॉर्मल अकाउंटिंग हम जब करते हैं जिसमें मेंटेन बिल वाइज रिकॉर्डिंग नहीं रखते, मतलब बिलों के हिसाब से अपना हम जो है सेल्स और परचेस रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, तो उस समय हमें दिक्कत आती है कि कौन से बिल हमारे ड्यू हुए हैं और कौन से बिल ड्यू नहीं हुए, या किस बिल के अगेंस्ट हमें पेमेंट मिला है या पेमेंट किया गया है, वो हम रिकॉर्डिंग इस नॉर्मल अकाउंटिंग में नहीं रख पाते हैं। वो सारा चीज आप किस में कर पाएंगे? मेंटेन बिल वाइज में। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम इससे पार्टी से कितने रुपए लेने के लिए लायबल हैं? 16/5/2021 तक हम कितना पेमेंट ले सकते हैं उससे? मोहन एंड कंपनी से कितना ले सकते हैं? 25,000। 10,000 रुपए का बिल एक ये ड्यू हुआ है और एक ये 15,000 रुपए का बिल ड्यू है, तो 10 और 15 कितने हो गए टोटल? 25,000। हम उससे जो पेमेंट ले सकते हैं वो कितना ले सकते हैं अभी? 25,000। अगर आप उससे 45 बोलोगे तो नहीं, वो बोलेगा कि नहीं 20,000 वाला बिल अभी ड्यू कहाँ हुआ है, अभी इसमें 5 दिन बाकी है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है कि मेंटेन बिल वाइज क्यों यूज हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे लिखा है व्हाट आर द चेंजेस इन टैली इफ वी आर यूजिंग बिल वाइज अकाउंटिंग। तो जब आप बिल वाइज अकाउंटिंग यूज करते हैं तो ध्यान से समझ लीजिए, ये 5 जगह है जहां पे इसका प्रभाव पड़ता है। जब आप ओपनिंग बैलेंस चढ़ाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने का तरीका चेंज होगा, परचेज की एंट्री करेंगे उस समय भी तरीका चेंज होगा, सेल्स की एंट्री करेंगे तो उसका भी करने का तरीका चेंज होगा, पेमेंट की एंट्री करेंगे उसका भी तरीका चेंज होगा, रिसिप्ट की एंट्री भी करेंगे तब भी इसका भी तरीका चेंज होगा। अब वो तरीका कैसे चेंज होता है वो भी हम आपको समझाएंगे जब प्रैक्टिकली ये सारा चीज करवाएंगे। अभी थ्योरेटिकल समझ लीजिए कि इसका प्रभाव इन 5 जगहों पे पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ रेफरेंस और मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के प्रकार जो होते हैं वो समझ लीजिए बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 4। सबसे पहला ऑन अकाउंट, दूसरा है न्यू रेफरेंस, तीसरा है एडवांस और चौथा है अगेंस्ट। समझ में आ गया? तो इन 4 मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक करके कि ऑन अकाउंट क्या होता है, एडवांस रेफरेंस क्या होता है, न्यू रेफरेंस क्या होता है और अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है। अब मैंने जैसा कि शुरुआत में ही आपसे बोला कि परचेस और सेल्स में याद रख लीजिए क्या यूज होता है? न्यू रेफरेंस। ठीक है, और पेमेंट और रिसिप्ट में क्या यूज होता है? अगेंस्ट रेफरेंस। ठीक है, और एक चीज और यहां पे क्लियर कर लीजिए कि परचेस और सेल्स में न्यू रेफरेंस कब मायने नहीं रखता है। क्या बोला मैंने? परचेस और सेल्स में न्यू रेफरेंस कब यूज नहीं होता है? ये तब यूज नहीं होता है जब किसी पार्टी ने क्या कर दिया, आपको एडवांस में पेमेंट कर दिया। अगर किसी पार्टी ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट एडवांस में कर दिया, तब वहां पे न्यू रेफरेंस यूज नहीं होगा, तब वहां पे क्या यूज होगा? अगेंस्ट रेफरेंस। एडवांस में अगर किसी पार्टी ने पेमेंट कर दिया है तो, जैसे कि मान लीजिए कि एक रवि लिमिटेड कंपनी है जिसने आपसे कहा कि मुझे 50 प्रिंटर्स चाहिए, और या 50 नहीं, छोटा सा एग्जांपल लेके चलिए कि 10 प्रिंटर चाहिए और एक का अमाउंट है 500। ठीक है, तो 500 के हिसाब से आपका कितना हो गया? 10 प्रिंटर का 5,000। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो पैसे जो थे उसने आपको एक ही बार दे दिए, फुल पेमेंट एडवांस में कर दिया। तो जब फुल पेमेंट उसने एडवांस में कर दिया तो जब आप सेल करोगे तो वापस उससे थोड़ी पैसा लोगे। तो जब आप सेल करोगे तो उस समय मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट में क्या यूज करोगे?
अगेंस्ट रेफरेंस। तो वहां पे ये न्यू रेफरेंस फेल हो जाता है परचेस और सेल में, जब किसी पार्टी ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दिया या आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिया, तब आपका न्यू रेफरेंस यूज नहीं होगा, तब आपका क्या यूज होगा, अगेंस्ट रेफरेंस। क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन एडजस्टमेंट को कब और कौन से ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आप समझते हैं। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट को जानना आवश्यक है। बिल वाइज डिटेल के लिए 4 मेथड्स दिए गए हैं। सबसे पहला हम समझते हैं न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस, जब हम पहला ट्रांजैक्शन करते हैं तो न्यू रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब उदाहरण के तौर पर जब हम सेल या परचेस का ट्रांजैक्शन की शुरुआत की जाती है तो उसमें ऑटोमेटिक न्यू रेफरेंस शो होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज ना करे, इस एडजस्टमेंट के द्वारा पेंडिंग बिल की लिस्ट तैयार होती है। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि जब भी हम क्या करेंगे, सेल्स या परचेस की जब एंट्री हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस यूज करेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि किस पार्टी को हमें कितना पेमेंट करना है और किस पार्टी से हमें कितना पैसा लेना है। इससे क्या होगा कि आप हर एक बिल का रिकॉर्ड रख पाएंगे और हर एक बिल का आपको पता चलता रहेगा कि किस पार्टी का बिल ड्यू हुआ और किस पार्टी को हमें देना है और किस पार्टी से कितना पैसा लेना है। ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड होती जाएगी अगर आप न्यू रेफरेंस का यूज करते हैं परचेस और सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगेंस्ट रेफरेंस। तो अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है अब वो समझिए। जब किसी लेनदार को बकाया राशि का भुगतान किया जाता है तो पेमेंट एंट्री करते हैं। करते समय किन किन बिलों का भुगतान किया गया है या किया जा रहा है, उन बिलों को अगेंस्ट रेफरेंस में लेकर एंट्री की जाती है। इससे वो बिल आउटस्टैंडिंग में से हट जाता है। इसी तरह देनदार से प्राप्त राशि किन किन बिलों के अगेंस्ट प्राप्त हुई है, रिसिप्ट एंट्री करते समय उन बिलों के अगेंस्ट रेफरेंस में लिया जाता है। मतलब कि किस पार्टी को हमें कितना पेमेंट करना है, तो वहां पे आपको अगेंस्ट रेफरेंस चूज करते ही आपको सारे बिल शो होने लगेंगे और उस बिल में से आपको चूज करना है कि किस बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं। और जैसे ही आप उस पार्टी को पेमेंट कर देते हैं तो वैसे आउटस्टैंडिंग में रिपोर्ट में जब आप रिपोर्ट देखते हैं कि कितना किसको पेमेंट करना था, वहां से जितने का आपने पेमेंट कर दिया वहां से वो एंट्री हट जाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस पार्टी से आपको पैसा लेना था और वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में शो कर रहा है और जैसे उसने पेमेंट कर दिया और आपने वहां से क्या यूज किया, अगेंस्ट रेफरेंस, तो जोन से बिल के बदले आपने वो पैसा रिसीव किया है वो बिल वहां से हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस रेफरेंस। एडवांस रेफरेंस में इस मेथड का उपयोग तब किया जाता है जब किसी को एडवांस में भुगतान किया गया हो या एडवांस में पेमेंट प्राप्त की गई हो। व्यापार में ऐसे व्यवहारों का होना सामान्य है। एडवांस पार्ट या फुल पेमेंट हो सकता है। मतलब कि एडवांस में या तो कुछ हिस्सा आपको कोई पेमेंट कर सकता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं भी आपको दिखाता हूं, उसके बाद और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए विक्रेता को 40,000 का ऑर्डर देते समय 20,000 एडवांस पेमेंट दिया गया। ऐसे में इसकी पेमेंट एंट्री करते समय मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट में एडवांस सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि किसी विक्रेता को आपने 40,000 रुपए का ऑर्डर दिया, ठीक है, और ऑर्डर देते समय आपने 20,000 रुपए का एडवांस में पेमेंट दे दिया। मतलब इसका कुछ पार्ट ही तो पेमेंट किया आपने। ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर आपने उसे 40,000 रुपए पूरा ही पेमेंट कर दिया तो उसका क्या होगा, फुल पार्ट पेमेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया, उसका कुछ हिस्सा पेमेंट थोड़ी हुआ। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है ना कि इस मेथड का उपयोग तब किया जाता है जब किसी को एडवांस में भुगतान किया गया हो या एडवांस में पेमेंट प्राप्त की गई हो। व्यापार में ऐसे व्यवहारों का होना सामान्य है। एडवांस पार्ट या फुल पेमेंट हो सकता है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ हिस्सा ही तो पेमेंट कर रहे हैं। 40,000 था तो 40,000 में कितना का पेमेंट कर रहे हैं, 20,000 का। अगर वो टोटल 40,000 पेमेंट कर देता तो फुल पेमेंट हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस में किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो जब आप पेमेंट की एंट्री करेंगे
तो उस समय कौन सा रेफरेंस यूज होगा? एडवांस का। क्लियर हो गया? ठीक। ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा एक एक वीडियो में, ठीक है। एक एक वीडियो में एक एक रेफरेंस का यूज समझेंगे, उसके साथ साथ हम कुछ ऑप्शंस भी सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मेथड का उपयोग तब किया जाता है जब हमें पता ना हो कि प्राप्ति अमाउंट किन बिलों के अगेंस्ट में है, टैली में, ग्रुप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में, ऑन अकाउंट में की गई पेमेंट और रिसिप्ट एंट्री का अमाउंट नहीं आता है। मतलब अगर आप ऑन अकाउंट का यूज करते हैं रेफरेंस में, मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट में जहां पे पूछा जाता है, वहां पे अगर आपने ऑन अकाउंट चूज किया है किसी पार्टी को पेमेंट करते हुए या पेमेंट रिसिप्ट करते वक्त, तो वहां पे जो एंट्री आप करोगे तो आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में वो शो नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि किसी पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, सपोज कि आपने एडवांस में कुछ पेमेंट कर दिया, लेकिन वहां पे आपने एडवांस चूज करने के बजाय ऑन अकाउंट चूज कर लिया, तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप बिलों के हिसाब से आप अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? ऑन अकाउंट। और अगर बिलों के हिसाब से अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट में या तो आप न्यू रेफरेंस यूज करेंगे, या तो आप एडवांस रेफरेंस यूज करेंगे, या तो अगेंस्ट रेफरेंस यूज करेंगे, ठीक है। ऑन अकाउंट तब किया जाता है जब आप बिलों के हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो उम्मीद है आज आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि मेंटेन बिल वाइज आखिरकार होता क्या है, इसका यूज क्यों किया जाता है टैली प्राइम में, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग और मेंटेन बिल वाइज अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझा आपने, मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में समझ लिया, ठीक है। तो आज हमने थ्योरेटिकल इन सभी चीजों के बारे में समझा है। आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिकली एक एक रेफरेंस का यूज करके समझेंगे कि उसका यूज कैसे किया जाता है। तो बेसिकली अगर सरल भाषा में कहा जाए तो मेंटेन बिल वाइज का यूज तब किया जाता है जब आप बिलों के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। मतलब किस बिल के बदले हमें कितना पेमेंट मिला, किस बिल के बदले हमें किसको कितना पेमेंट करना है, इन सभी चीजों का अगर आपको रिकॉर्ड रखना है तो मेंटेन बिल वाइज ऑप्शन ऐसा एक ऑप्शन है टैली प्राइम में जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। जब आप क्रेडिट पे मतलब सामान खरीदते हो या सामान बेचते हो और जिसमें आप क्रेडिट डेज देते हो और आपको पता चलना चाहिए कि कितना दिन ओवरड्यू हो चुका है उस बिल का, या किसी पार्टी को आपको पेमेंट करना था तो वो ऐसे कितने बिल है जिनको आपको पेमेंट करना बाकी रह गया है, तो वो सारी चीजें आप मेंटेन बिल वाइज की मदद से चेक कर पाएंगे, ये सारा रिपोर्ट आप देख पाएंगे। और बहुत इजी हो जाता है जब मेंटेन बिल वाइज आप अकाउंटिंग करते हैं, तो उससे आपको सारा चीज पता चलता है कि कितना आपको अमाउंट रिसीव करना है, कितना आपको पेमेंट करना है, ये सारी चीज आपको एक ही जगह रिपोर्ट में शो हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं और जो चीजें मैंने इसमें लिखी वो सारी चीजें मैंने आपको एक चीज डिफाइन कर दी। तो उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।